Hello children. In 11th class we have an Indian economic development book. In that we have the first chapter Indian economy on the eve of independence. आज़ादी के समय इंडिपेंडेंस के समय हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। पूरे चैप्टर में इंडिपेंडेंस के पहले हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी उसको बताया गया है। वी हैड ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है विच शोज लिटल और नो ग्रोथ ऑफ इनकम। हमारी इकोनॉमी में जो पीपल थे उनकी कोई भी इनकम नहीं थी, या इनकम थी तो बहुत ही कम थी, किसी की भी इनकम ग्रो नहीं कर रही थी। वी हैड अ बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब उस इकोनॉमी में जिस इकोनॉमी वो होती है जिसमें लोगों की पर कैपिटा इनकम जो होती है वो बहुत ही लो होती है, इतनी भी नहीं होती कि वो अपने डेली नीड्स को पूरा कर सके। तो वी हैड अ बैकवर्ड इकोनॉमी बिकॉज द पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी। कैसे बैकवर्डनेस थी? लो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलते हैं बैकवर्डनेस। तो जो प्रोडक्शन हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ही कम था। प्रोडक्टिविटी मतलब कि लो प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो पर एकड़ में, जो एक एकड़ में जितना भी प्रोडक्शन होता है, आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो जो एक लैंड के टुकड़े में जितना भी प्रोडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था, उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी और प्रोडक्शन भी लो था। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि जो हमारा आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट था, इसलिए जो एग्रीकल्चर था वो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी शो करता था बिकॉज इट वॉज प्योरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। स्मॉल एंड फ्रैगमेंट होल्डिंग। जितने भी किसान थे उन सब के पास बहुत ही ज़्यादा छोटी लैंड, और फ्रैगमेंट मतलब कि पीसेस इधर उधर। जो लैंड थी एक तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी उन लोगों के पास में, और पीसेस जो थे वो हेयर देयर इधर उधर थे। मतलब कोई पीस किसी के किसान के पास यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, और वो भी बहुत छोटे छोटे थे। तो इतनी छोटी लैंड में, इतने टुकड़ों वाली ज़मीन पे अच्छे से खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं होता, अच्छा प्रोडक्शन हो ऐसा नहीं होता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम द ब्रिटिश राज वॉज एक्सप्लॉइटिंग द फार्मर्स। उस समय ज़मींदार थे, टैक्सेस बहुत हाई लेते थे, किसानों को बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती थी जो कि वो ज़मींदारों से मांगते थे, और ज़मींदार उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलते थे। तो जो लैंड रेवेन्यू था, जो टैक्सेशन सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था फार्मर्स को। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन यानी कि जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो क्रॉप उगा रहे हैं वो कमर्शलाइज करें, यानी कि उनको ऐसा कल्टीवेशन करने को कहा जाता था कि वो जाके उसको फिर मार्केट में बेचें, कैश क्रॉप बनाएं। मार्केट में बेचने के बाद जो उनको पैसा मिलता था, जैसे ही पैसा मिलता था ज़मींदार उसे वो पैसा छीन लेते थे कि भाई ये तो टैक्स है, टैक्स के रूप में, या फिर अपना जो लोन दिया है उसके इंटरेस्ट के रूप में, या लोन का अमाउंट लेने के चक्कर में वो लोग उनसे वो पैसा ले लेते थे। तो कमर्शलाइजेशन फोर्स था, ज़बरदस्ती उनको करना पड़ता था, और उसके बाद में उनके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं बचता था, जिसकी वजह से जितने फार्मर्स थे वो सब पुअर हो रहे थे। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी। बैकवर्डनेस थी कैसी थी? हैंडीक्राफ्ट। हमारे पास जो थी, हमारे इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स की थी, और हैंडीक्राफ्ट जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको प्रमोट नहीं कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे कंट्री में हैंडीक्राफ्ट ग्रो करे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती थी, जो वहाँ ब्रिटेन से जो गुड्स आता था उस पर तो बहुत कम टैक्स लगाती थी, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन उनकी इंडस्ट्रीज़ के लिए उस पर भी टैक्स बहुत कम लगाती थी। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी, जिसकी वजह से वो थोड़े महंगे पड़ जाते थे और उनकी डिमांड कम हो जाती थी। इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनका सामान कोई बिक नहीं रहा था, उनका मार्केट पूरा ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से उनको ये प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। कंपटीशन फ्रॉम मशीन प्रोडक्ट। हमारे जो इंडिया में प्रोडक्ट थे
वो तो हैंड से प्रोड्यूस होते थे, मशीनें नहीं थी इतनी हमारे पास। जैसे कि जो कपड़ा बनता था वो भी लूम इंडस्ट्रीज़ में बनता था, और ब्रिटेन से जो कपड़ा आता था वो मशीनों में बनता था। तो वो जो कपड़े थे वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते थे और उनके कलर्स वगैरह भी ज़्यादा अच्छे होते थे। इसलिए हमारे इंडियन प्रोडक्ट को मशीन प्रोडक्ट से कंपटीशन मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका जो सामान था, हमारा जो सामान था, वो ज़्यादा मार्केट में नहीं बिक रहा था। इसलिए हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो बैकवर्डनेस की तरफ जा रही थी। पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, क्योंकि किसानों की हालत भी अच्छी नहीं थी। हमारे इंडियन पॉपुलेशन में 72% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, और उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लोग पुअर होते जा रहे थे, और इंडस्ट्रीज़ भी कोई ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही थी। तो पूरी कंट्री में देखा जाए तो पॉवर्टी थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि रोड्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सब भी बहुत पुअर थी। नो डाउट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था, उन्होंने पोर्ट्स को डेवलप किया था, उन्होंने पोस्टेज और टेलीग्राफ को भी डेवलप किया था, उन्होंने कुछ रोड्स को भी डेवलप किया था। लेकिन ये सारा जो डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए हुआ था, सिर्फ उन्हीं रास्तों पे हुआ था जहाँ से वो अपना सामान ले जाते या लाते थे। इसलिए सिर्फ उसी एरिया को छोड़ के बाकी पूरी कंट्री में कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना कोई टेलीग्राफ की, ना पोस्टेज की, ना रोड्स अच्छे थे, ना कुछ और अच्छा था। रेलवे भी खाली जो उनको रूट चाहिए था उस रूट पे अच्छा था, बाकी सब जगह रेलवेज़ भी नहीं थी। बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही हाई थी, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी। जो छोटे बच्चे थे उनकी भी डेथ बहुत ज़्यादा होती थी। डेथ रेट इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा लोग मरते थे, इसलिए लोग बाग सोचते थे कि ज़्यादा हम लोग अगर बच्चे होंगे तो ठीक है, क्या पता कितने जिए और कितने मर जाएं। और बर्थ रेट इसलिए भी ज़्यादा थी। ज़्यादा बर्थ रेट होने से जो वुमेन्स थी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बच्चों की भी हेल्थ अच्छी नहीं हुआ करती थी। लिटरेसी रेट वॉज वेरी पुअर। मेल्स के अंदर टोटल जो लिटरेसी रेट थी वो 16% थी, और फीमेल की लिटरेसी रेट 7% थी। टोटल लिटरेसी रेट वॉज 16%, यानी कि 100 में से खाली 16 लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे, और फीमेल की लिटरेसी रेट वॉज ओनली 7%। इससे ये साफ मालूम पड़ता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चलता था मैन और वुमेन्स के बीच में। तो अभी हमने देखा हमारी जो कंट्री थी वो कितनी बैकवर्ड थी, पर कैपिटल इनकम लो थी, स्टैग्नेंट इकनॉमी थी, जिसमें कि कोई भी बैकवर्डनेस थी, कुछ ग्रो नहीं हो रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर बैकवर्ड थी, पॉवर्टी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा थी, लिटरेसी रेट भी बहुत कम थी। तो क्या कोई अच्छा इफेक्ट भी था ब्रिटिशर्स का? या बिल्कुल, डेफिनेटली देयर वाज सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑल्सो ऑफ ब्रिटिशर्स। व्हाट वाज दैट? इट वाज अ कमर्शियल आउटलुक। जो फार्मर्स था उनका आउटलुक बदल गया था। अब उनको समझ में आ गया था कि हाँ, हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने प्रोडक्शन को मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो उनका एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल आउटलुक हो गया था। इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले सभी राजा अपने अपने राज्य में गिन्नी या अपने सिक्के चलाया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने हमारी कंट्री को एक करेंसी दे दी। इंडियन करेंसी आ गई थी जो कि रुपीज़ है। तो हमारे के पास एक मॉनेटरी सिस्टम डेवलप हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स ने, इंडियन ने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता वो काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि हमारे देश में क्या था, अलग अलग राजा थे और सब राजा अपने अपने राज्य को ही डेवलप करना चाहते थे। सब पूरे इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स चलते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा ब्रिटिशर्स खाली एक ही रूल को फॉलो करते हैं, पूरे जितने भी ब्रिटिशर्स हैं सबके लिए एक ही रूल ब्रिटेन से आता है, तो उनको समझ में आया कि हमें भी अपनी कंट्री को एक ही रूल में बांधना चाहिए। हमें पूरी कंट्री को अलग अलग राज्य में न बांट के एक ही कंट्री बोलना चाहिए इंडिया, और एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी कंट्री में फॉलो होने चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट था। सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट ये भी था कि उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, जिससे हमने काफ़ी चीज़ें और भी डेवलप की। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर 1. Learn it well, learn it and grow. Keep learning, keep growing. Bye.